हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। हम यहाँ करेंगे डीपीपी के सॉल्यूशंस, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल और क्ले मिनरोलॉजी का ये आपका डीपीपी रहने वाला है। मिट्टी की संरचना और मिट्टी के खनिज विज्ञान के बारे में, क्ले मिनरोलॉजी के बारे में क्लास के अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा है इसके लिए। ठीक है, आ जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स को हमने देखा था, जैसे स्केलेटन स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, डिस्पर्ज स्ट्रक्चर, फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने क्लास के अंदर पढ़े डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइजेस। मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि पार्टिकल साइज के वेरिएशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर किस तरह का सॉइल के अंदर फॉर्म हो सकता है। क्लियर है? तो हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर जनरली फॉर्म होता है फाइन सिल्ट और क्ले के अंदर। किसमें फॉर्म होता है? फाइन सिल्ट एंड क्ले के अंदर। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास बी। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वेलिंग नेचर ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। स्वेलिंग नेचर हो या श्रिंकेज नेचर हो, ब्लैक कॉटन सॉइल का मतलब काली कपास मृदा का आपके पास जो स्वेलिंग श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, दैट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स इज बिकॉज ऑफ द क्ले मिनरल। वो एक क्ले मिनरल की वजह से होती है और उस क्ले मिनरल को हम बोलते हैं मॉन्ट मोरिलोनाइट। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट जो मिनरल है आपके पास, मॉन्ट मोरिलोनाइट जो मिनरल है वो एक क्ले मिनरल है और इस क्ले मिनरल की वजह से स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है। इसी मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल की वजह से आपके पास सॉइल के अंदर एक्टिविटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। सॉइल के अंदर एक्टिविटी भी ज्यादा देखने को मिलती है और सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, और भी फैक्टर्स इससे कोरिलेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इससे कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से बता सकते हो। एक और ब्लैक कॉटन सॉइल के अलावा बेंटोनाइट क्ले भी है जिसके अंदर मॉन्ट मोरिलोनाइट पाया जाता है। ये भी मैंने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको बता दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए। ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। Which of the following bonding is responsible to combine the silica gibbsite sheet in keronite clay mineral? Silica gibbsite sheet मतलब सिलिका एल्यूमिना शीट। गिब्साइट को बताया था मैंने आपको, गिब्साइट का स्ट्रक्चर। सिलिका एल्यूमिना शीट जो होती है उसको सिलिका गिब्साइट शीट बोला जाता है। केओलिनाइट क्ले मिनरल के अंदर तीन मिनरल हमारे पास थे, केओलिनाइट मिनरल, इलाइट मिनरल एंड मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल। क्लियर है? केओलिनाइट मिनरल जो आपके पास है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें सिलिका और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है शीट्स के बीच में। इस वजह से उसमें जो स्वेलिंग और श्रिंकेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, या वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर कंप्रेसिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही लो होती है, कम होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कंपेयर टू कोवेलेंट या कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये हमें पता है पहले से ही, आपने 10th 11th क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर इसको देख सकते हो, यहां हमारे पास क्या रहेगा? बी इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका करेक्ट बॉन्ड है। ठीक है, बी इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये केओलोनाइट के अंदर आपके पास हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर है बी। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्ले मिनरल? क्ले मिनरल इनमें से कौन सा नहीं है? क्ले मिनरल मैंने आपको सिर्फ तीन ही बताए हैं। कौन से? केओलिनाइट, इलाइट और मॉन्ट मोइलोनाइट। एक और यहां दिख रहा है, वो है एलाइट। एलाइट, बेलाइट, सिलाइट, ये सब कहाँ आते हैं? ये सब बीएमसी के अंदर आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, बोक्स कंपाउंड्स के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी आपने। ठीक है, तो वो वहां पर मिनरल है। बाकी ये जो तीन मिनरल है, मॉन्ट मोइलोनाइट, इलाइट और केओलोनाइट, ये सारे किसके अंदर आएंगे? ये सारे आपके पास क्ले मिनरल के अंदर आएंगे। तो पूछा क्वेश्चन में है नॉट अ क्ले मिनरल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द क्ले? अभी मैंने बताया आपको, क्ले की एक्टिविटी के बारे में बातचीत करें, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बातचीत करें, या फिर इसकी श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करें, तो सबके लिए एक ही जिम्मेदार है, वो है आपके पास मॉन्ट मोइलोनाइट। क्यों? क्योंकि इसमें वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, इस वजह से वहां पर जो है बॉन्ड को तोड़ना काफी आसान होता है। इस वजह से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी फ्लूइड उन बॉन्ड्स के बीच में इजीली आ सकता है, और उसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज जो है वो सॉइल की बहुत ज्यादा देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है, तो केओलोनाइट, इलाइट, सिलिका या मॉन्ट मोइलोनाइट, तो यहां पर भी आंसर आपके पास जो फेमस आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज मॉन्ट मोरिलोनाइट। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आंसर डी विल बी द राइट आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर? मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर,
दो तरह के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे, एक पढ़े थे फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, एक पढ़ा था हमने डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर की बात करोगे तो फेस टू एज बॉन्डिंग आपको वहां देखने को मिल रही थी। क्या मिल रही थी? फेस टू एज बॉन्डिंग आपको वहां पर देखने को मिल रही थी, और वहां पे जो साइज ऑफ द वॉइड था वो साइज ऑफ द वॉइड भी कंपैरेटिवली ज्यादा था। ठीक है, इसी का पार्टिकल रीओरिएंटेशन होता है, और जब पार्टिकल जो है, जो क्ले पार्टिकल जो है वो मोर और लेस पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। जब क्ले पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, जब क्ले पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, उस समय हम देखेंगे तो ये तरह का स्ट्रक्चर जो कहलाता है, ये आपके पास होता है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? दिस इज योर डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। इसमें जो साइज ऑफ वन वॉइड है कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है, और ये लगभग एक पैरेलल स्ट्रक्चर की तरह आपके पास रहता है। इसके अलावा भी हमने बातचीत करी थी कि कब हमारे पास जब नॉर्मल इनिशियल कुछ फोर्सेस लगाओगे तब इसके बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, और जब आप बहुत ज्यादा मतलब कंप्रेसिबिलिटी इसकी इनिशियल फोर्सेस पे और बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्सेस पे, दोनों पे हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात करी थी कि किस तरह से सॉइल कंप्रेसिबल हो सकती है। क्लियर है? तो ये हम क्या बोल रहे हैं, मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर है, इसका मतलब डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर ये होगा आपके पास। फ्लॉक्यूलेटेड, हनीकॉम और सिंगल ग्रेन्ड बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द क्ले विच कंटेन्स केओलिनाइट हैज एन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ, मतलब एक मिनरल है केओलिनाइट, अगर उसकी एक्टिविटी वैल्यू की हम बात करें, जब मैंने एक्टिविटी के बारे में आपको बताया था, इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पर मैंने बताया था कि एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं हम आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, ऐसे हम एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है वो क्ले मिनरल्स के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब केओलिनाइट है, मोंटमोइलोनाइट है, इलाइट है, कौन सा मिनरल है उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करेंगी। उसके अलावा ये डिपेंड करता है आपके पास आईपी करेक्ट मतलब प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है आपके पास एक्टिविटी। इसकी मैंने अलग अलग वैल्यूज टेबल आपको याद करने को बोली थी, आई होप आप लोग याद कर रहे हैं साथ साथ उसको। और एक्टिविटी में देखो तो यहां पर केओलिनाइट की जब बात करेंगे, एक टेबल मैंने आगे और बनवाई थी आप लोगों को कि केओलिनाइट की अगर एक्टिविटी की बात करोगे तो केओलिनाइट की एक्टिविटी रेंज आपके पास 0.4 से 0.50 रहती है। ये एक्टिविटी रहती है केओलिनाइट की। क्लियर है? तो केओलिनाइट हुआ, इलाइट हुआ, और मोंटमोइलोनाइट, मोंटमोइलोनाइट की लगभग आपने 1 से 7 के बीच में देखी थी। कितना देखा था? मोंटमोइलोनाइट की एक्टिविटी, और ये एक्सपेक्टेड भी है क्या? बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो मोंटमोइलोनाइट की एक्टिविटी आपके पास 1 से 7 के बीच में रहती है। तो देखो यहां पूछा है क्वेश्चन में केओलिनाइट के बारे में, दैट इज 0.4। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहां आपके पास हो जाएगा आंसर सी विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। प्लास्टिसिटी के बारे में, प्लास्टिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है। प्लास्टिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, प्लास्टिसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? ये चीज मैंने आपको बताई थी कि फाइन ग्रेन सॉइल्स के अंदर बेसिकली जब प्लास्टिसिटी की हम बात करते हैं, दैट प्लास्टिसिटी इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल के सरफेस के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसकी वजह से, और वाटर के बायपोलर नेचर की वजह से, ध्रुवीकरण कहते हैं पोलराइजेशन को, तो बायपोलर नेचर की वजह से जो आपके पास होता है वहां से प्लास्टिसिटी जनरेट होती है। ये एक मैंने नोट में भी आपको लिखवाया था कि अगर आप नॉन पोलराइजिंग लिक्विड्स लेते हो लाइक केरोसिन, लाइक नेफ्थलीन, तो वहां पर प्लास्टिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सॉइल सॉलिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? तो यहीं से हम आगे बात करेंगे। तो देखो जिसमें आपके पास रिएक्शन ज्यादा होंगे, मतलब मोंटमोइलोनाइट की वजह से प्लास्टिसिटी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो सिलिका ये तो बिल्कुल सबसे कम रहेगा, मोंटमोइलोनाइट सबसे ज्यादा, इलाइट हमेशा सब जगह इंटरमीडिएट रहता है। ठीक है, और केओलिनाइट हो जाए तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर विल बी योर सी। तो आंसर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल शीट। सॉइल शीट कौन सी नहीं है? देखो दो तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने सॉइल शीट्स को देखा था, एक होती है टेट्राहेड्रल शीट्स, एक होती है ऑक्टाहेड्रल शीट्स। ठीक है, उसके अलावा भी सिलिका शीट, गिब्साइट शीट, ब्रूसाइट शीट, ठीक है, ये सारी शीट्स हमने उसमें देखी। देखो कौन कौन सी है। सिलिका शीट बिल्कुल सिलिका शीट होती है। मॉर्फाइड शीट कोई शीट नहीं है हमारे पास अगर मैं सॉइल शीट की बात कर रहा हूं तो। गिब्साइट और ब्रूसाइट तो होती है। ठीक है, गिब्साइट एंड ब्रूसाइट आदर बेसिकली ये आती है तो आपके पास रहती हैं शीट्स। तो मतलब कौन सी नहीं होती है वो होगी आपके पास बी, दैट इज मॉर्फाइड शीट। तो मॉर्फाइड शीट इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल शीट। अदरवाइज बाकी तीनों जो हैं वो आपके पास टाइप ऑफ सॉइल शीट्स हैं। ये हमने क्लास में काफी डिटेल के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सॉइल पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये जनरल सॉइल पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है। ये नॉर्मल बता रहा है कि नॉर्मल कहीं भी सॉइल देखोगे तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से बॉन्डेड है आपस के अंदर। ठीक है, वॉन डर वॉल फोर्सेज हैं, सेंट्रीफ्यूगल है, ग्रेविटेशनल है, फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं।
तो ये पूछा इसमें से। तो देखो जनरली आपके पास जो फोर्सेज होते हैं वो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज ही होते हैं सॉइल के अंदर, जो जनरल फोर्सेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बता पा रहा हूं मैं कि वो आपके पास होगा आंसर ए, दैट इज वॉन्डरवॉल फोर्सेज। वॉन्डरवॉल फोर्सेज हमें पता ही है वीक फोर्सेज होते हैं, ठीक है, वीक फोर्सेज होते हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज आपके पास देखने को मिलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये तो बिल्कुल अलग है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड जो है रेडियल के बाहर साइड आउटसाइड डायरेक्शन में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ये अलग चीज हो गई। फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो ये सारी बात तो हम कर नहीं रहे, क्योंकि फ्रिक्शन जो सॉइल के अंदर है उसकी इंटरलॉकिंग की वजह से या कोहेजन की वजह से जनरेट होता है, लेकिन उस सब की बातें यहाँ बोली नहीं है। यहाँ कोई कोहेजिव सॉइल बोला ही नहीं है, या फिर कोहेजन लेस सॉइल नहीं बोला है, यहाँ से सॉइल बोल दिया है। मतलब एक नॉर्मल चीज की बात, जनरल आपसे पूछा गया, जनरल क्या होगा, तो जनरल आपके पास क्या रहेगा, वॉन्डरवॉल फोर्सेज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, सैंड एक कोहेजनलेस पार्टिकल है, कोहेसिव पार्टिकल्स नहीं है। तो सैंड जो है वो किस तरह से बना होता है, वो स्क्वाड से बना होता है, राइट। तो केओलोनाइट, इलाइट, ये तीनों तो क्ले मिनरल होंगे क्या, ये तीनों तो आपके पास हो गए क्ले मिनरल, ठीक है। ये तीनों हो गए आपके पास क्ले मिनरल। तो बचा क्या, बचा आपके पास क्वार्ट्स। तो क्वार्ट्स जो है वहीं से आपको देखने को मिलता है, क्वार्ट्स से क्या देखने को मिलता है, क्वार्ट्स से ही आपको देखने होता है, सैंड पार्टिकल्स उसी से बने होते हैं, क्वार्ट्स से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास आंसर डी, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें भी सैंड के अंदर भी हमने सैंड के क्लासिफिकेशंस को भी देखा है, सैंड के क्लासिफिकेशंस को भी देखा है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, ये सारी सैंड्स किस किस तरह से होती हैं वो भी, उसकी बातें भी हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन जो किया था वहीं पर हमने डिटेल के अंदर पढ़ लिया था। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आपका, विच वन इन द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट पजेस प्लास्टिसिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। पहला ऑप्शन है बेंटोनाइट, दूसरा है केओलोनाइट, तीसरा है रॉक फ्लोर और चौथा है आपके पास फैट क्ले, ठीक है। तो बेंटोनाइट के अंदर प्लास्टिसिटी होगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल होता है, क्योंकि इसके अंदर मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल होता है, इसलिए प्लास्टिसिटी होगी। केओलिनाइट क्योंकि खुद ही ये कि क्ले मिनरल है, और क्ले मिनरल में प्लास्टिसिटी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा है रॉक फ्लोर, मतलब रॉक फ्लोर का मतलब है कि पत्थर, पीसा हुआ जो पत्थर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई किसी तरह की प्लास्टिसिटी नहीं होती है। फैट क्ले का क्या मतलब है, ऐसी क्ले जिसके अंदर जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो आपके पास ज्यादा रहे, जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा रहे, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई रहे, जिसकी क्या रहे, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई रहे, उस तरह की सॉइल को, उस तरह की क्ले को हम क्या बोलते हैं, उस तरह की क्ले को हम बोलते हैं फैट क्ले। तो यहां पर जिसने पूछा है कि इसमें प्लास्टिसिटी नहीं है, तो जिसमें नहीं है वो है आपके पास रॉक फ्लोर, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी, सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बना रहे होगे दमादम, बढ़िया तरीके से बना रहे होंगे क्वेश्चन को। देखो, a soil was tested in a national research center and its liquid limit was found to be 15%। मतलब इसमें बोला गया है कि लिक्विड लिमिट जो सॉइल की है ये आपको गिवन है 15%, क्लियर है। एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाज फाउंड टू बी 3%, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको गिवन है 3%, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू कैसाग्रांडेज प्लास्टिसिटी चार्ट, विच सॉइल टाइप इज दिस, ये कौन सा सॉइल टाइप है। आईपी आपके पास देखो, आईपी 3% है, मतलब आईपी आपका लेस देन 4 है। आईपी अगर लेस देन 4 होगा मतलब बेसिकली सिल्ट की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आईपी अगर 4 से कम है तो सिल्ट है, आईपी 7 से ऊपर है तो क्ले है, तो आईपी तो लेस देन 4 है, इसका मतलब पहली बात तो सिल्ट की बात कर रहा है। तो नाउ बिकॉज आईपी इज लेस देन 4, तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द सिल्ट, पहली बात तो यही क्लियर हो गई। दूसरी बात देखो, दूसरी बात आपके पास ये है कि और क्या होगा इसमें, और हम देख लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मतलब लो कंप्रेसिबल है, हाई कंप्रेसिबल है, क्या है। देखो यहीं से पता चल रहा है क्या ये, कि अगर लिक्विड लिमिट आपके पास 15% ही है, लिक्विड लिमिट अगर आपके पास 15% ही है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास लिक्विड लिमिट जो होता है वो लेस देन 20% है, तो वो लो कंप्रेसिबल सॉइल है क्या, वो हमने चार्ट में ही देख लिया था। तो लो कंप्रेसिबल सॉइल आपके पास आ गई, इसका मतलब यहीं से पता चल रहा है, सिंपल सा क्या पता चल रहा है यहां से, कि एक तो सिल्ट है और दूसरी लो कंप्रेसिबिलिटी है, तो लो कंप्रेसिबल सिल्ट, दैट इज ML विल बी द राइट आंसर, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता क्लासिफिकेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट आ जाओ, अ सॉइल वाज टेस्टेड फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट कि लिक्विड लिमिट 20% है, इसमें बोल रहा है लिक्विड लिमिट 20% है, बहुत ही बढ़िया है। वाइल द प्लास्टिक लिमिट आपको गिवन है 14%, 14%। द ग्रुप सिंबल फॉर दिस सॉइल इज, अब यहां से पूछा है कि सर ग्रुप सिंबल बता दो, इसमें बता दो ग्रुप सिंबल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आईपी निकालो इसका। अगर आईपी निकालोगे तो आईपी देखो कितना आएगा, WL माइनस WP, क्या आईपी आएगा WL माइनस WP, मतलब 20 माइनस 14, मतलब आईपी आ रहा है आपके पास 6। तो बेसिकली आईपी क्या है, 4 से 7 के बीच में है, इसका मतलब डुअल सिंबल यहां पर यूज होने वाला है, क्लियर है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपके पास लिक्विड लिमिट जो है दैट इज 20% लिक्विड लिमिट है, तो ठीक है, लिक्विड लिमिट आपके पास 20 है, तो यहां से भी
यहां से भी अगर आप आईपी की निकालोगे वैल्यू तो आईपी आएगा देखो 0.73 WL -20 आता है क्या, तो ये तो 20 हो गया, इसका मतलब 0। तो मतलब वहीं पर वो तो उसी लाइन के ऊपर है बेसिकली, उसी आईपी की लाइन के ऊपर ही है, और आईपी की लाइन के ऊपर है, और प्लास्टिसिटी किसके बीच में है, प्लास्टिसिटी आपके पास 4 से 7 के बीच में है। तो इसको आप ग्राफ से बहुत बेटर वे में समझ सकते हो, मतलब 20, 35, 50, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास कुछ इस तरीके से, और यहां से देखो इसी 20 से आपके पास एक लाइन आएगी, इस लाइन को हम बोलते हैं ए लाइन, इस लाइन को बोलते हैं ए लाइन। इसकी इक्वेशन होती है आपके पास 0.73 WL -20, यही तो होती है इक्वेशन, WL -20, ये इक्वेशन है। सिमिलरली यहां से आप आओगे तो यहां से देखो कि दिस इज 4, ये यहां से यहां तक क्या है, ये 4 आईपी यहां पे लिखा होगा, और ये 7 मान लो इसको, ठीक है। तो यहां आपके पास आईपी है 4, यहां है आईपी 7, दिस इज IP4 और दिस इज IP7, ठीक है। और यहीं से देख लो यहां पर जो क्ले होती है, मैंने क्या लिखवाया था, ClMl लिखवाया था क्या, लो कंप्रेसिबल है, क्ले या सिल्ट दोनों हो सकती है, क्योंकि आईपी से नीचे आपके पास सिल्ट होती है, इसके ऊपर आपके पास क्ले होती है, और ये भी लो कंप्रेसिबल और ये भी लो कंप्रेसिबल, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आपको क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हैश रीजन वाला है। ये कौन से रीजन वाला है, ये आपके पास ये वाला हैश रीजन वाला है, कि बेसिकली ये जो हैश जो रीजन था इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ClMl आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बता दो क्या करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा डी। क्लियर, तो आंसर आ जाएगा इसका डी, आंसर आ जाएगा इसका डी। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। इनऑर्गेनिक सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहली बात तो इनऑर्गेनिक सॉइल बोला है विद लो कंप्रेसिबिलिटी, विद लो कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, इनऑर्गेनिक सिल्ट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज इनऑर्गेनिक सिल्ट विद लो कंप्रेसिबिलिटी, दिस इज इनऑर्गेनिक सिल्ट विद लो कंप्रेसिबिलिटी। तो मतलब सिल्ट का आप बता सकते हो M, और लो कंप्रेसिबिलिटी मतलब N, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपके पास क्या, इसका मतलब ये हो गया आपके पास ML। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है स्वेलिंग पोटेंशियल। स्वेलिंग पोटेंशियल ऑफ अ सॉइल इज इंडिकेटेड बाय, स्वेलिंग और श्रिंकेज दोनों ही पोटेंशियल आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल से, एक्टिविटी ऑफ द सॉइल से, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल से, या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल से, किससे रिप्रेजेंट करते हो। देखो सेंसिटिविटी तो आपके पास क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, confined strength of undisturbed sample divided by unconfined compressive strength of disturbed sample, यही तो होता है सेंसिटिविटी। दिस इज द सेंसिटिविटी, ये हमने क्लास में पढ़ा था। लेकिन क्या ये कहीं से भी बता रहा है स्वेलिंग करेक्टरिस्टिक्स को, नहीं बता रहा है। आगे देखो एक्टिविटी, एक्टिविटी आपके पास क्या होता है, IP अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल, IP अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल, ये आपके पास होता है एक्टिविटी। तो क्या ये बेसिक करेक्ट, ये स्वेलिंग श्रिंकेज बता रहा है क्या, बिल्कुल ये स्वेलिंग और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स आपको बताएगा, क्योंकि वो आपके पास जो है प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स और परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, यहां से भी आपको स्वेलिंग और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो एक्टिविटी ऑफ द सॉइल ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मृदा की सक्रियता, मतलब आंसर हो जाएगा आपके पास बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। परमेबिलिटी तो कहीं ऑप्शन बैठेगा ही नहीं, और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल से भी हम स्वेलिंग पोटेंशियल क्या बता सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल से स्वेलिंग पोटेंशियल नहीं, वहां से आप बताओगे कि कितना स्वेलिंग हुआ है, पोटेंशियल का मतलब कितना हो सकता है, वो एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अंतर समझना बातों का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी, किसकी सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी या भार वहन क्षमता होगी, सॉफ्ट रॉक की, कॉम्पैक्ट, किसे लीस्ट बोला है ना, कॉम्पैक्ट ग्रेवल, लूज ग्रेवल, या हार्ड रॉक। अच्छा देखो, रॉक की तो बेसिकली ज्यादा ही होगी ग्रेवल के कंपैरिजन में, ग्रेवल तो जनरली छोटा होता है, रॉक जनरली आपके पास बड़ी होती है, तो रॉक की तो ज्यादा होने वाली है इससे। लेकिन ग्रेवल में कॉम्पैक्ट ग्रेवल या लूज ग्रेवल, तो बचेगा क्या, लूज ग्रेवल। तो लूज ग्रेवल की जो है वो आपके पास बेसिकली लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो इसको आप यहां से देख सकते हो इस तरीके से, क्लियर है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कर लेना उसको इस तरीके से। The soil which plot above the A line in the plasticity chart are known as, A line के ऊपर जो है जो सॉइल प्लॉट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर है कि सॉइल्स प्लॉटेड above the A line are known as
क्लेज, ठीक है। और बिलो द ए लाइन क्या हो जाएगा, बिलो द ए लाइन सिल्ट्स हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्ले हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा आपके पास ए विल बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास, एज पर द इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इनऑर्गेनिक सिल्ट्स ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी आर डिफाइंड एज। इनऑर्गेनिक सिल्ट, सिल्ट का मतलब एम, ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब एच, ठीक है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहां हो गया आपके पास एम एच। और ये प्रीवाई क्यू क्वेश्चन है, इसको ये मत समझना था हलवा क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ चुका है। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए सारे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो गया आपके पास क्या, एम एच इज द राइट आंसर, दैट इज आंसर ए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी उड़ाने हैं और यहां पर भी उड़ा दो। आगे आ जाओ नेक्स्ट। एज पर द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाय सिंबल। सिल्टी सैंड कैसे डिनोट करोगे, सिल्टी सैंड का मतलब हो गया कि एस एम, ठीक है, ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स, तो ये हो गया आपके पास सिल्टी सैंड, मतलब करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा एस एम। एस एम विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप बहुत ही बढ़िया सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने डीपीपी का कर लिए होंगे और बहुत ही मजेदार ये तरीके से सॉइल स्ट्रक्चर और क्ले मिनरोलॉजी के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।